नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हफ्ते के पहला कारोबारी दिन है, सोमवार का दिन है। चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, जानकारों की उस पर क्या राय है और आज वो कौन सी कम्युनिटीज होंगी जिनके अंदर आज आप निवेश करके चल सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ से एग्री कम्युनिटीज की, जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कम्युनिटी कितनी तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो रूपा जी, हमने जैसे कि बीते कारोबारी सत्र में देखा था कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में जो खाद्य तेल का जो बाजार था वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आता। वहीं आज देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन लगभग सारी ही एग्री कम्युनिटीज एक बढ़त के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपने जो टारगेट दिया था कि 5200 का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा, वो आज हमने देख लिया। सोयाबीन के मार्च वायदे ने 5206 का हाई लगा दिया है और इस वक्त लगभग 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन का मार्च वायदा। तो रूपा जी, आपकी तरफ से सोयाबीन का जो नेक्स्ट टारगेट है वो अब यहां से क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक आज एग्री कमोडिटीज की बात है, खाद्य तेलों में अभी भी तेजी का रुझान बना हुआ है और आगे भी अपसाइड मोमेंटम में बना रह सकता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी आपको खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए और थोड़ा बहुत बाजार अभी भी यहाँ से बाउंस दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। इससे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 5200 के बाद सोयाबीन हो सकता है 5250 से लेकर 5300 दिखाते हुए नजर आए। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो हम रिफाइंड सोया तेल में देख रहे हैं कि 2.5% से ज्यादा की तेजी है। तो रिफाइंड सोया तेल में आपकी तरफ से आज के लिए क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, रिफाइंड सोया जब तक 1200 से ऊपर नहीं सस्टेन करता तब तक लंबी तेजी नहीं है। 1200 तक ऊपर जाएगा मार्केट, से वहां से वापसी से नीचे में 1160, 1170 ये वाले स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज मत्स्य सीड का जो वायदा है वो हम देख रहे हैं कि 3% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपने मत्स्य सीड के अंदर 5600 के ऊपर तक का टारगेट दे रखा था, वो भी अचीव होता हुआ नजर आ गया है। आज मत्स्य सीड का पहला वायदा 5635 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 3% की तेजी के साथ। तो रूपा जी, आपकी तरफ से मत्स्य सीड में क्या सलाह रहेगी आज के लिए? देखिए, मस्टर्ड सीड में भी तेजी है और अभी सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर बाजारों के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और ये अपसाइड मोमेंटम अब बना रह सकता है। जिस तरीके से मार्केट के अंदर तेजी का रुझान बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये तेजी अब कंटिन्यूशन में रह सकती है और 3-3.5% की जो तेजी देखने को मिल रही है, मार्केट हो सकता है कि 4-1% के आसपास तेज होता हुआ दिखाई दे। जी, रूपा जी, खाद्य तेल का जो बाजार अगर ओवरऑल खाद्य तेलों के बाजार की बात करें तो ओवरऑल जो खाद्य तेलों का बाजार है वो किस तरफ जाता हुआ देखती हैं? तेजी तो देखने को मिल रही है, तो क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर ऊपरी स्तर से यहाँ पे मुनाफा वसूली भी देखने को मिलेगी? देखिए, अभी इंटरनेशनल मार्केट काफी तेज है और इंटरनेशनल सिनेरियो काफी पॉजिटिव है। उसका इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर और ये अब कंटिन्यूशन में रह सकता है। अभी फिलहाल बाजारों के अंदर गिरावट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गिरावट ड्यू जरूर है, कभी भी बाजार गिरावट की तरफ जा सकते हैं, इसलिए बड़ी स्ट्रिक्टली और बड़ी कॉशियस होकर ट्रेड में रहना है, लेकिन अभी फिलहाल बाइंग में ही रहना चाहिए। जी, तो यानी कि खाद्य तेलों में निचले स्तर पर अभी खरीदारी करके चल सकते हैं रूपा जी के मुताबिक। यहीं से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने हम देख रहे हैं कि आज भी 5000 के ऊपर ही बना हुआ है। तो चने का जो बाजार है वो 5000 के ऊपर अगर बना रहता है, 5000 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो चने के अंदर नए लेवल्स क्या देखने को मिल पाएंगे? देखिए, चना अगर 5000 के ऊपर सस्टेन है तो 5200 से लेकर 5500 तक के ऊपर के स्तर दिखा सकता है। देखिए, मार्च के बाद मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा बहुत अगर इम्पैक्ट आया डाउन साइड का, राइवल्स का, तो मार्च के मिड तक देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्च एंड के अंदर एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए अभी जो है वापस से बाजार जो है तेजी की तरफ है, क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही हैं, तो अब चना यहाँ से 5200 के स्तर इमीडिएट बेसिस पर दिखा सकता है और उसके ऊपर सस्टेन करके तो 5500 तक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर अन्य दाल दलहनों की, तो हम देख रहे हैं कि सरकार ने पहले से ही उड़द दाल का जो आयात कोटा है वो जारी कर दिया है। उड़द दाल का जो आयात है अब सरकार करने जा रही है लगभग 4 लाख टन की। तो अब यहां से जो दालों में जो तेजी है वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आएगी या फिर जो दालों में एक स्थिरता बनती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल सरकार ने 4 लाख टन उड़द आयात की अनुमति दे दी है, क्योंकि क्रॉप डैमेज की खबरें हैं और जी, इस वजह से देखने को मिला है। और म्यांमार में भी उड़द का जिस तरीके से प्रोडक्शन अच्छा होता है तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और ओवरऑल ट्रेंड जो है अब कीमतों में धीरे धीरे उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा था और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इम्पोर्ट की अनुमति दी है ताकि प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा तेजी का उछाल ना बने। लेकिन फिलहाल के लिए अभी उड़द दाल के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है।
अभी प्रेजेंट सिचुएशन भी हम देख रहे हैं कि एमएसपी से 25% अधिक है और साबुत उड़द जो है वो भी 75 रुपए प्रति किलो से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के बीच देखने को मिल रही है, जबकि एमएसपी इसका 60 रुपए है। तो कहीं ना कहीं अब एमएसपी के ऊपर दालें पहुंचती नजर आ रही है। तो पहले एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रही थी, अब उसमें एमएसपी के ऊपर उछाल है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही है। तो इसके चलते प्रोडक्शन डिमांड अच्छी खासी है और इसका इम्पैक्ट अब आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजारों में एक बार फिर से तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास और कपास खली की, तो हम देख रहे हैं कि आज बिनौला खल का मार्च वायदा 2306 का हाई लगा चुका है। लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। आपने जो टारगेट दिया था 2300 से 2400 का, आपका 2300 वाला टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ गया है बिनौला खल के अंदर। तो अब यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल रहेगा बिनौला खल का, वो आपकी तरफ से क्या रहेगा? देखिए, अभी बिनौला खल के अंदर तेजी ही है और अभी भी जो अपसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। और बिनौला खल अब यहाँ से मुझे लगता है कि अगर तेजी पकड़ता है तो 2400 तक ऊपर जा सकता है। आपको जी रूपा जी, आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनमें आज सबसे ज्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए, कॉटन ऑयल सीड केक ही मुझे लग रहा है कि आज एक बार 2320 से लेकर 2340 तक का स्तर दिखा सकती है। और जहां तक हल्दी की बात है, हल्दी में भी तेजी का ही रुझान है और रिफाइंड ऑयल अखिलेश तो 12 तक ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है। मार्केट खुलते ही अच्छी तेजी 2.5 से 2.25% बाजारों ने तेजी दिखाई है। सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो आज एडिबल ऑयल पैक भी मुझे लगता है कि ऊपर में सर्किट लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आज सभी एग्री कमोडिटीज में तेजी का रुझान है, बाइंग में ही रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज लगभग सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर तेजी का ही रुझान है, बाइंग में रहा जा सकता है। कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ को लेकर आ रहा है, जान लेते हैं उनके सवाल क्या क्या हैं। बनवारी पटीदार जी हैं, मसूर के भाव कब तक बनेंगे? जी, अभी सरकार ने हाल ही में उड़द आयात का जो कोटा है वो जारी कर दिया है, क्योंकि जो क्रॉप थी, जो उसका उत्पादन था वो कम देखने को मिला था क्रॉप डैमेज के चलते, जिसकी वजह से सरकार को आयात करना पड़ रहा है। लेकिन जब तक आयात करेगी सरकार तब तक उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, लगभग 2 से 2.5 महीने का समय लग जाता है और तब तक अक्टूबर तक फसल आ चुकी होती है और इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। उड़द आयात कोटा होने में किसानों को तरह नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। और इसका ऑब्वियस सी बात है कि अगर आयात हो रहा है तो कहीं ना कहीं कीमतों पर इंपैक्ट पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन इतना देखने को नहीं मिलेगा। हाल फिलहाल के अंदर दाल दलहन के अंदर भी कहीं ना कहीं तेजी ही बनी रहेगी। इकबाल अली जी हैं जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है कि चना आज कैसा रहेगा? ये चना 5000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है और चने के अंदर आने वाले दिनों में तेजी ही देखने को मिलेगी। राम गुर्जर जी हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आया, सोयाबीन का भाव आगे क्या रह सकता है? इस सोयाबीन ने आज 5200 का भी लेवल दिखा दिया है। सोयाबीन के अंदर आज एक नया हाई लगता हुआ नजर आया है। सोयाबीन के अंदर आज हमने देखा है कि एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सोयाबीन के मार्च वायदे ने 5206 का नया हाई लगाया है और इस वक्त 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है सोयाबीन के मार्च वायदे के अंदर। सोयाबीन के साथ साथ अन्य खाद्य तेलों के अंदर भी एक तेजी का ही माहौल है, निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खबरें निकल के सामने आ रही हैं प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन कम रह सकता है, क्रॉप डैमेजेस हुई है, सप्लाई कम रह सकती है, इसका जो इम्पैक्ट है वो घरेलू वायदा बाजारों पर खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। महेश यादव जी है, बिनौला खल को लेकर उनका सवाल आ रहा है कि बिनौला खल अप्रैल में 2500 तक जा सकता है क्या? महेश यादव जी, बिनौला खल ने आज 2300 का लेवल दिखा दिया है। बिनौला खल के अंदर तेजी का ही रुझान है। रूपा जी की तरफ से भी बिनौला खल में निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। आने वाले दिनों में बिनौला खल 2400 का भी लेवल दिखाता हुआ जरूर नजर आएगा। 2500 से पहले वो 2400 के लिए टेस्ट करेगा कि 2400 तक सस्टेन हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद ही 2500 तक जा पाएगा। लेकिन ऐसा कोई फैक्टर सामने नजर नहीं आ रहा है अभी हाल फिलहाल में जो बिनौला खल की कीमतों पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता हुआ नजर आए। इसलिए ओवरऑल बिनौला खल की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। और जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है इस साल बिनौला खल का, वो भी कम देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वो भी हम बिनौला खल की कीमतों पर जरूर पड़ता हुआ देखेंगे। दर्शक का सवाल है महेश यादव जी, धनिया में करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं क्या? महेश यादव जी, आपको निचले स्तर पर बाई करनी है। अभी जो धनिया का लेवल दिख रहा है वो 7000 से ऊपर का है। आपको थोड़ा डिप पे मिले, निचला स्तर थोड़ा और निचले स्तर के लिए रुकें और फिर वहां से खरीदारी करके चलें।
अनवर खान जी का सवाल है, ग्वार कैसा रहेगा, ग्वार का भाव क्या है? अनवर जी, ग्वार में अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई ज़्यादा कुछ खास मंदी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ग्वार का वायदा बाजार हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और ग्वार में हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा खास तेज है, मंदी तेजी है नहीं, क्योंकि जो डिमांड निकल के सामने आ रही है सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है। जितनी मांग है जो आपूर्ति हो रही है उससे ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्वार का जो वायदा बाजार है एक सीमित दायरे में ही है और जानकारों के अनुसार ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। और भी दर्शक है जिनका सवाल कमलेश ठक्कर जी हैं, कैस्टर को लेकर आ रहे हैं कि कैस्टर में क्या करें। जी, कैस्टर की जो फसल है इस साल अगर घरेलू स्तर पर बात करें तो कम रहने का अनुमान है। भारत के अंदर इस साल कैस्टर की जो फसलें हैं वो कम दिख सकती हैं, क्योंकि घरेलू डिमांड इतनी है नहीं कैस्टर की। और वहीं से बात करें अगर कैस्टर सीड के निर्यात की, कैस्टर सीड के एक्सपोर्ट डिमांड की, तो वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अगर चीन की तरफ से अच्छी खासी कैस्टर की डिमांड निकल के सामने आती है तो कैस्टर सीड की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो 4 साल के ऊपरी स्तर पर भी जरूर दिखती हुई नजर आएगी। सादेक मोमिन जी हैं जिनका सवाल सीपीयू को लेकर आ रहा है। सादेक जी, सीपीयू के अंदर अभी तेजी ही देखने को मिल रही है। दरअसल जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हम देख रहे हैं कि सीपीयू के अंदर आज एक तेजी देखने को मिली है। वहीं जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां पर सीपीयू का जो उत्पादन है वो कम रहने का अनुमान है। वहां की तरफ से जो सप्लाई है वो इतनी देखने को नहीं मिलेगी, उनकी तरफ से निर्यात इतना देखने को नहीं मिलेगा और वहां की जो निर्यात ड्यूटी है, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। और मलेशिया और इंडोनेशिया अपने बायोडीजल फ्यूल प्रोग्राम पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें इसका क्रूड पाम ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वहाँ से जो सप्लाई है वो उसमें तंगी देखने को मिली है। वहीं घरेलू स्तर की बात करें तो घरेलू स्तर पर भी जो सरकार है उसने भी जो आयात ड्यूटी है इसकी क्रूड पाम तेल की वो भी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आयात करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आयात कम हो पा रहा है। कपास को लेकर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। मनशा राम जी है नरमा के बारे में कि नरमा के में कैसा देखने को मिल सकता है। मनशा राम जी, कपास के अंदर तेजी का ही रुझान है। कपास का जो उत्पादन, कपास की जो निर्यात मांग है, भारत की जो कपास की जो निर्यात मांग है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, अच्छी खासी ही देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत का जो कपास है वो बाकी देशों के मुकाबले वो सस्ता है। भारत अच्छे खासे सस्ते दरों पर अपना कपास बेच रहा है विदेशों में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो विदेशों से एक अच्छी खासी कपास की जो डिमांड है वो निकल के सामने आ रही है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि सीसीआई की मंडियों के अंदर सीसीआई की तरफ से जो व्यापारी हैं उनको सीसीआई की तरफ से सप्लाई दी जा रही थी कपास की, जिसकी वजह से कपास की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नजर आया था। लेकिन एज सच कोई दूसरा फैक्टर सामने नजर नहीं आ रहा है जो कपास की कीमतों पर दबाव डाले। कपास की कीमतों में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है और नरमा कपास 6500 के भी स्तर दिखा सकती है। हल्दी को लेकर ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि हल्दी कैसी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि मसालों में तेजी का ही रुझान है। मसालों में बीते कारोबारी सप्ताह हमने देखा था कि बीते कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन मसालों के अंदर ऊपरी स्तरों से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल हल्दी, धनिया और जीरा, इन तीनों ही मसाला पैक कमोडिटी के अंदर तेजी का ही रुझान है। निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। हल्दी की जो फसलें हैं कम रहने का अनुमान है, निर्यात मांग लगातार बढ़ी रही है और इतना स्टॉक है नहीं, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। वहीं धनिया में भी यही सेम रीजंस हैं कि धनिया का जो प्रोडक्शन है कम है, जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं, निर्यात मांग बनी हुई है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे की निर्यात मांग बरकरार है और कहीं ना कहीं क्रॉप डैमेज रहने का भी अनुमान लगाया गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मसालों के अंदर तेजी का ही रुझान है। और अब जैसे कि त्योहारी मांग निकल के भी सामने आने वाली है, जैसे कि अब होली है, रमज़ान का महीना रहेगा, तो रमज़ान के महीनों में हम देखेंगे कि गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से यानी कि खाड़ी देशों की तरफ से मसालों की जो एक डिमांड है वो निकल के सामने आएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि मसालों में आगे जाके एक इसका जो छुटपुट असर है वो मसालों की कीमतों पर भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। तो मसालों के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। रशिका सिंगल जी हैं जिनका सवाल कॉटन को लेकर आ रहा है कि इंडिया की कॉटन कब से पाकिस्तान जाएगी, डिटेल में बताएं। रशिका जी, आपको बता दें कि अभी ये बात छिड़ी है, खबरें निकल के सामने आई है, डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, ऐसा कुछ फैसला नहीं लिया गया है कि भारत से जाएगी ही जाएगी। इस पर अभी प्रधानमंत्री इमरान खान का फैसला आना बाकी है, जिसकी वजह से अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस होने के ही लग रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत की बजाय विदेशों से आयात करता है
कॉटन का, तो पाकिस्तान में विदेशों की जो कॉटन है वो पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा। और अगर भारत से आयात करता है पाकिस्तान, तो भारत की जो कॉटन है वो पाकिस्तान पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिनों का ही समय लगेगा। और भारत की जो कॉटन है वो विदेशों के मुकाबले काफ़ी सस्ती है, इसलिए हम देख रहे हैं कि भारतीय कॉटन की जो कीमतें हैं वो उसमें तेजी देखने को मिल रही है। और अगर पाकिस्तान भारत की बजाय विदेशों से आयात करता है तो वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास इस समय कॉटन की किल्लत देखने को मिल रही है, और पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो योगदान है वो लगभग 10% है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत से सस्ती दरों पर खरीदी करके विदेशों से खरीदता है तो वो अपने में कितना बड़ा नुकसान खुद ही झेलेगा। इसलिए ज़्यादा जो चांसेस हैं वो भारत के ही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ खबरें निकल, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। जैसे ही हो जाएगी आपको इसकी भी खबर दी जाएगी। अभय सिंह जी हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है कि सरसों के बारे में बताएं। अभय जी, हमने कुछ दिन बीते कार्रवाई सप्ताह देखा था कि सरसों की जो फसलें हैं, सरसों की जो कीमतें हैं उन पर एक दबाव पड़ता हुआ नजर आया था। दरअसल पहले हमने देखा था कि सरसों की जो पाइपलाइन थी, सरसों की जो स्टॉक था मिलरों के पास और बड़े व्यापारियों के पास, वो इतना था नहीं, जिसकी वजह से जैसे ही सरसों मंडियों में आ जा रही थी वो तुरंत खरीद ली जा रही थी। हालांकि अभी भी यही रुझान देखने को मिल रहा है, जैसे ही सरसों मंडियों में आ रही है तुरंत खरीद ली जा रही है, लेकिन अब ठीक ठाक ही आवक देखने को मिल रही है सरसों की। और अब मिलरों के पास और बड़े व्यापारियों के पास सरसों का जो स्टॉक है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सरसों की जो कीमतें हैं वो बीते कारोबारी सप्ताह में एक नरमी के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो विदेशी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से और विदेशों से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसकी वजह से आज खाद्य तेल का जो बाजार है वो तेजी देखने को मिल रहा है। और आज मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा 5600 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मस्टर्ड सीड के अप्रैल वायदे के अंदर लगभग 3% की तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल खाद्य तेल का जो बाजार है वो तेजी की ही तरफ है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।